तो कहानी की शुरुआत 1200 बीसी के समय को दिखाते हुए होती है, जहां हम एक राजा एम्ट्रियन को आर्गोस नाम के राजा से लड़ते हुए देखते हैं। एम्ट्रियन बहुत बुरा राजा था और वह अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वह आर्गोस को मारकर उसका राज्य छीनना चाहता था। एम्ट्रियन आर्गोस से शर्त रखता है कि यह लड़ाई सिर्फ हम दोनों के बीच होगा, इसमें कोई भी सोल्जर हमारे बीच नहीं आएगा और हम में से जो हारेगा वह अपना पूरे राज्य जीतने वाले को दे देगा। आर्गोस उसकी शर्त मान जाता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन आर्गोस इस लड़ाई में हार जाता है और एम्ट्रियन उसे मारकर उसका पूरा राज्य छीन लेता है। जब एम्ट्रियन अपने महल में आता है तब उसकी रानी अल्कमेनी उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी क्रूरता छोड़कर मासूम लोगों को मारना बंद करना होगा, लेकिन एम्ट्रियन उसकी बात नहीं सुनता। इसलिए अल्कमेनी रात में होने पर एक मंदिर में जाती है और वह देवी हीरा से विनती करती है कि वह किसी तरह से उसके क्रूर पति को रोककर सभी युद्ध खत्म कर दे। यह सुनकर देवी हीरा रानी के सामने आ जाती है और रानी की मदद करने के लिए एक अजीब तरीका बताती है। वह कहती है कि मेरे पति ज्यूस द्वारा तुम्हें एक बच्चा होगा जो राजा एम्ट्रियन का अंत करेगा। साथ ही वह उस बच्चे का नाम हरकुलिस रखने को कहती है। इसी रात अल्कमेनी के पास ज्यूस आते हैं जो उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं, जिस दौरान एम्ट्रियन वहां आ जाता है, जहां उसे एक अनजान शक्ति होने का महसूस होता है और उसे पता चलता है कि वह शक्ति उसके पत्नी के साथ संबंध बना रही है। इसलिए वह गुस्से में आकर इधर उधर तलवार मारने लगता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तब वह रानी को भला बुरा कहकर उसे उस शक्ति के बारे में पूछता है, लेकिन रानी उसे कोई जवाब नहीं देती, जिससे एम्ट्रियन बहुत गुस्सा हो जाता है। एम्ट्रियन अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा करके उस अनजान शक्ति को ढूंढने को कहता है। इसी समय एम्ट्रियन के पास एक बिजली गिरती है, जिससे उसे लगता है कि अनजान शक्ति कोई और नहीं बल्कि ज्यूस थे। अब यह सीन शिफ्ट होता है और 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां रानी को एक लड़का पैदा हुआ था, पर एम्ट्रियन बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि वह जानता था कि यह लड़का उसका नहीं है। फिर भी वह उस लड़के को जिंदा छोड़ देता और उस बच्चे का नाम अल्साइडस रखता है। साथ ही में रानी को बोलता है कि अल्साइडस कभी भी अपने बड़े भाई फिकल्स से बराबरी नहीं कर पाएगा और उसके बाद ही फिकल्स ही राजा बनेगा। जैसे ही एम्ट्रियन वहाँ से जाता है तब रानी अपने छोटे बेटे से कहती है कि तुम्हारा नाम अल्साइडस नहीं बल्कि हरकुलिस है, क्योंकि यह नाम तुम्हें देवी हीरा ने दिया है। इसी तरह 20 साल गुजर जाते हैं और अल्साइडस यानी कि हरकुलिस बहादुर और जवान हो जाता है। यहाँ हम अल्साइडस और हीब नाम की एक सुंदर राजकुमारी को एक साथ देखते हैं। ये एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। खैर, दोनों जंगल में घूमते हुए बहुत एंजॉय करते हैं। तभी हीब्स अल्साइडस को अपनी एक निशानी के तौर पर एक ताबीज़ देती है, जिस दौरान वहाँ अल्साइडस का बड़ा भाई फिकल्स आ जाता और हीब को बताता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं। साथ ही में वह अल्साइडस को हीब से दूर रहने को कहता है। दरअसल फिकल्स भी हीब को पसंद करता और उसे अपना बनाना चाहता है, लेकिन हीब अल्साइडस को पसंद करती है, जिससे फिकल्स को बहुत गुस्सा आता है। वो हीब को सैनिकों के साथ महल भेज देता है, जिसके बाद ही फिकल्स अपने भाई अल्साइडस को शिकार करने के लिए जंगल में ले जाता है। तब वह शिकार ढूंढते ढूंढते उन्हें रात हो जाती है और उनका सामना एक शेर से होता है। शेर को देखकर ही फिकल्स बुरी तरह डर जाता है, पर अल्साइडस निडर होकर उस शेर का सामना करता है और उसे अपने मजबूत हाथों से मार डालता है। इसके बाद दोनों भाई महल में आ जाते हैं, जहां एफिकल्स उस शेर की स्किन लेकर अपने पिता के पास जाता है। एफिकल दरबार में सबको बताता है कि उसने शेर का शिकार किया, जबकि अल्साइडस शेर को देखकर भाग गया था। वहीं अल्साइडस चुपचाप बैठकर सारी बातें सुनता और किसी को सच्चाई नहीं बताता। इससे दरबार में मौजूद लोगों को एफिकल्स की बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि एफिकल्स डरपोक राजकुमार था। तभी एम्ट्रियन अपने बेटे एफिकल्स को बहादुर कहते हुए हीब से उसकी शादी करने को कहता है, जिसे हीब्स दुखी होकर महल से भाग जाती है। यह देखकर अल्साइडस भी उसके पीछे जाता है। इधर ही फिकल्स अपने पिता से कहता है कि मैं इस शादी से खुश हूँ, लेकिन हीब खुश नहीं है क्योंकि वह अल्साइडस से प्यार करती है। जिस पर एम्ट्रियन उसे डांटते हुए कहता है कि वह चाहे किसी से प्यार करते हो, लेकिन उसकी शादी सिर्फ तुमसे होगी। जिसके बाद वह फिकल्स से हीब को वापस महल में लाने को कहता है। दूसरी तरफ अल्साइडस और हीब राज्य से भागने का प्लान बनाते हैं। तभी फिकल्स अपने सैनिक के साथ उन्हें पकड़कर महल में ले आता है, जहां एम्ट्रियन अल्साइडस से कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन हीब्स की शादी फिकल्स से ही होगी। जिस पर अल्साइडस कहता है कि मैं हीब्स से प्यार करता हूं और मैं किसी और से उसकी शादी नहीं होने दूंगा। यह सुनकर एम्ट्रियन उसे कैप्टन
सोट्रिस के साथ इजिप्ट जाने का आदेश देता है। दरअसल इजिप्ट में एक युद्ध हो रहा है जहां किसी का भी बचकर वापस आना संभव नहीं है। अब क्योंकि अल्साइडस राजा का बेटा नहीं था, इसलिए वह अल्साइडस को इजिप्ट भेज रहा था जिससे युद्ध में उसकी मौत हो जाएगी। यहाँ एपिकल्स अपने भाई से कहता है कि तुम जब तक वापस आओगे तब तक मेरी शादी हीप से हो चुकी होगी, जिस पर अल्साइडस कहता है कि वह जल्दी युद्ध जीत कर वापस आएगा और हीप से शादी करेगा। इसके बाद अल्साइडस अपनी माँ से मिलता है जहां उसकी माँ उसे इजिप्ट जाने से रोकती है, पर अल्साइडस हीप्स को पाने के लिए इजिप्ट जाने का डिसीजन ले चुका था। तभी उसकी माँ उसे बताती कि तुम्हारे असली पिता एम्ट्रियोन नहीं है बल्कि भगवान ज्यूस हैं और तुम्हारा असली नाम हरकुलिस है। उसकी माँ रोते हुए कहती कि तुम्हारा जन्म एम्ट्रियोन को मारने के लिए हुआ है और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो एम्ट्रियन की क्रूरता कभी ख़त्म नहीं होगी। पर अल्साइडस उनकी बात नहीं सुनता और हीप के पास आ जाता है। वह हीप से वादा करता है कि वह 3 महीने बाद वापस आकर उससे शादी करेगा। इसके बाद अल्साइडस, कैप्टन सोट्रिस और सैनिक इजिप्ट के लिए निकल जाते हैं। इजिप्ट पहुंचकर वह सभी एक गुफा में रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, जहां सोट्रिस और अल्साइडस जब वहां वापस आते हैं तो उन्हें अपने सैनिकों की लाश मिलती है। इसलिए सोट्रिस बचे हुए सैनिकों को गुफा से बाहर ले जाने की कोशिश करता है। असल में उन पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। सोट्रिस के पास युद्ध करने के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह अपने दुश्मन से लड़ने लगते हैं, जिसमें सोट्रिस के सभी सैनिक मारे जाते हैं और सिर्फ अल्साइडस और सोट्रिस ही जिंदा रहते हैं। तभी दुश्मनों का कैप्टन वहां पर आता है और ज़मीन पर अल्साइडस का हेलमेट देखता है, इसलिए वह सोट्रिस से पूछता है कि इन लोगों में से अल्साइडस कौन है, जिस पर सोट्रिस उससे झूठ बोलता है कि अल्साइडस मर चुका है और उसकी बॉडी सैनिकों के बॉडी के बीच में पड़ी हुई है। यह सुनकर कैप्टन अपने सिपाहियों से कहता है कि जाओ राजा एम्ट्रियोन को बता दो कि हमने अल्साइडस को मारकर अपना वादा पूरा कर दिया है। वहीं अल्साइडस यह सब सुनकर समझ जाता है कि उसके पिता ने उसे मारने के लिए हमला करवाया था। अब सब जगह खबर फैल जाती है कि अल्साइडस मर गया है। इस खबर से अल्साइडस की माँ बहुत दुखी होती है, जबकि एम्ट्रियोन और इम्फिकल्स बहुत खुश होते हैं। यहाँ कैप्टन जब अल्साइडस और सोट्रिस को मारने वाला था तब अल्साइडस उससे कहता है कि हमें मारकर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए तुम हमें ज़िंदा छोड़ दो और किसी को बेच दो, जिससे हमें तुम्हें पैसे का भी फ़ायदा होगा। कैप्टन को अल्साइडस की बात अच्छी लगती है और वह उसका नाम पूछता है, जिस पर अल्साइडस उसे अपना नाम हरकुलिस बताता है। अब दोनों को ऐसी जगह पर बेचा जाता है जहाँ पर लोगों को लाकर उनको आपस में लड़वाया जाता था। यहाँ पर सोट्रिस दुखी होकर हरकुलिस से कहता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, इससे अच्छा तो वो लोग हमें मार देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। जिस पर हरकुलिस उसे वादा करते कहता है कि जल्दी वह उसे यहाँ से बाहर निकाल लेगा और इसके बाद उन दोनों को एक शिप में अनजान जगह पर ले जाया जाता है, जहाँ सबसे पहले सोट्रिस को फाइट करने के लिए चुना जाता है। सोट्रिस शुरुआत में काफ़ी मार खाता है, लेकिन बाद में वह उस आदमी को मारकर हरा देता है। अब हरकुलिस को भी फाइट के लिए लाया जाता है। हरकुलिस अपनी फाइटिंग स्किल्स से मैच आसानी से जीत जाता है। हरकुलिस की फाइट देखकर सभी लोग हरकुलिस को चीयर अप करते हैं। दूसरी तरफ हम रानी अल्कमिनी को मंदिर में देखते हैं, जहां एम्ट्रियोन भी आ जाता है और रानी से अल्साइडस के असली फादर के बारे में पूछता है, जिस पर रानी चालाकी से चाकू उठाती है और अपने पति से कहती है कि अल्साइडस को किसी मकसद के लिए पैदा किया था, पर अब अल्साइडस जिंदा नहीं है तो इसलिए मैं उसका मकसद पूरा करूंगी। यह कहकर वह एम्ट्रियोन पर चाकू से अटैक करती है, पर एम्ट्रियोन उसका हाथ पकड़ लेता है और रानी से अल्साइडस के असली पिता का नाम पूछता है, जिस पर रानी उसे बता देती है कि अल्साइडस गॉड ज़्यूस का बेटा है और तुम्हें मारने के लिए पैदा हुआ है। इसके बाद एम्ट्रियोन उस चाकू से रानी को मार डालता और मंदिर में रहने वाले चेरोन से कहता है कि सबको बता दो कि रानी ने सुसाइड कर लिया है। इधर हरकुलिस और सोट्रिस के पास उनका मालिक आता है, जिससे वो दोनों कहते हैं कि हमें ग्रीस ले चलो क्योंकि वहाँ सबसे शानदार फाइट ग्रीस में होती है और हम फाइट जीत कर तुम्हें बहुत सारा पैसा कमा कर देंगे, जिसके बदले तुम्हें हमें छोड़ना होगा। तब वो बूढ़ा मालिक उन्हें ग्रीस ले जाने का डिसाइड करता है, लेकिन इससे पहले वह उन दोनों की फाइटिंग स्किल का टेस्ट करने को कहता है, इसलिए वह दोनों खूंखार फाइटर्स से लड़वाता है जो आज तक किसी से नहीं आ रहे थे। इस फाइट में सोट्रिस घायल हो जाता है, तब हरकुलिस अकेले ही उन फाइटर्स से लड़ते हुए सोट्रिस को बचाता है। फाइट खत्म होने के बाद उनका मालिक हरकुलिस से कहता है कि तुम्हारा साथी बहुत घायल हो गया है तो वो फाइट कैसे करेगा, जिस पर हरकुलिस कहता है कि तुम सिर्फ हमें ग्रीस ले चलो और मैं अकेले ही सारे फाइटर्स को लड़के हरा दूंगा, जिस पर वह बूढ़ा आदमी मान जाता है और उन्हें ग्रीस ले जाता है, जहाँ सोट्रिस चायरोन को देखकर उसे पकड़ लेता है और उससे बताता है कि हरकुलिस जिंदा है और आज होने वाली फाइट में वह लड़ने वाला है। इसके बाद हरकुलिस 6 खतरनाक फाइटर से लड़ने के लिए मैदान में आता है, जिसे देखकर सबको लगता है कि वह हार जाएगा, लेकिन हरकुलिस बड़ी आसानी से उन फाइटर्स को मारकर हरा देता है।
फाइट के बाद चायरोन हरकुलिस से मिलता और उसे जल्दी हीप से मिलाने का वादा करता है। साथ में वह यह भी बताता है कि उसकी माँ को राजा ने मार दिया है। फिर चायरोन उसे वही चाकू देता है जिससे राजा ने उसकी माँ को मारा था। यहाँ सोर्ट्रिस हरकुलिस से वादा करता है कि वे जल्दी राजा से बता लेंगे, क्योंकि अब राजा ने अपनी जनता और सेना को बहुत परेशान कर रखा था। इसलिए कुछ सेना हरकुलिस के साथ आ जाती है ताकि उन्हें राजा के जुल्म से मुक्ति मिल सके। अब हरकुलिस अपने लोगों के साथ एक गांव में जाता है जहां राजा एम्ट्रियन के सैनिक लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। इसलिए हरकुलिस सभी सैनिकों को मारता है और राजा को मैसेज भेजता है कि अब राजा को जनता पर जुल्म करना बंद करना होगा। इससे सभी गाँव वाले हरकुलिस को भगवान का बेटा मानने लगते हैं, क्योंकि इससे पहले किसी ने उन्हें नहीं बचाया था। वह राजा के सिपाही उसे मैसेज देते हैं कि सोर्ट्रिस जिंदा है और उसके साथ हरकुलिस नाम का एक खतरनाक योद्धा है। दरअसल राजा को पता ही नहीं था कि अल्साइडिस ही हरकुलिस है। खैर, राजा सभी सोल्जर्स को सोर्ट्रिस और हरकुलिस को कैदी बनाने का आदेश देता है। इधर सोर्ट्रिस और हरकुलिस एक खाली घर में जाते हैं जहां उन्हें देवी हेरा मिलती है। हेरा हरकुलिस को बताती है कि तुम्हारा जन्म एक महान काम के लिए हुआ है जो तुम्हें तुम्हारे प्यार से दूर भी कर सकता है। इसके बाद हेरा उससे कहती है कि तुम्हें अपने पिता ज्यूस को एक्सेप्ट करना होगा, जिससे वह तुम्हें शक्तियाँ देंगे और तुम राजा को आसानी से मार सकोगे। जिस पर हरकुलिस कहता है कि अगर ज्यूस मेरे पिता हैं तो उन्होंने मेरी माँ की रक्षा क्यों नहीं की और लोगों को अत्याचार से क्यों नहीं बचाया। तब हेरा उससे ज्यूस पर भरोसा रखने के अलावा कुछ और नहीं कहती। दूसरी ओर इफिकल्स को हम देखते हैं जो हीप से कहता है कि तुम चाहो या ना चाहो हमारी शादी तो जरूर होगी। इस बात से दुखी होकर हीप सुसाइड करने के लिए महल से कूदने लगती है। तभी चायरोन आकर उसे बचा लेता है और उसे बताता है कि राजा जिस हरकुलिस से परेशान है वह और कोई नहीं बल्कि अल्साइडिस ही है। अगले दिन हीप हरकुलिस से मिलने जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ हरकुलिस हीप से वादा करता है कि वह एम्ट्रियन को मारकर उससे शादी करेगा। यहाँ एम्ट्रियन इजिप्ट के उस कैप्टन को बुलाता है जिसने उसे अल्साइडिस को मारने के लिए भेजा था। राजा उससे पूछता है कि तुमने सोर्ट्रिस को क्यों नहीं मारा और उसके साथ हरकुलिस नाम का योद्धा कौन है। जिस पर कैप्टन राजा से वादा करता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और हरकुलिस को मार डालेगा। यहाँ सोर्ट्रिस जब अपने घर जाता है तो उसे इफिकल्स और इजिप्ट के सैनिक मिलते हैं जिन्होंने उसकी पत्नी को मार दिया था। वह उसके बेटे को मारने की धमकी देकर हरकुलिस का पता पूछते हैं। जब सोर्ट्रिस मजबूर होकर उन्हें हरकुलिस का पता बता देता है। जब इफिकल्स हरकुलिस के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई ही हरकुलिस है। इसलिए वह हीप को बंदी बना लेता है ताकि हरकुलिस उन पर हमला ना करे। इसके बाद हरकुलिस को चौराहे पर लाकर जंजीरों से बांध दिया जाता है। यहाँ उसे कोड़ों से मारकर बुरी तरह पीटा जाता है। तभी एम्ट्रियन लोगों से कहता है कि अगर ये ज्यूस का बेटा होता तो अपनी जान बचा सकता था, और जब यह अपने आप ही को नहीं बचा सकता तो तुम लोगों की रक्षा कैसे करेगा। इसी दौरान ही इफिकल्स हरकुलिस के सामने चायरोन को मार डालता है। फिर सोर्ट्रिस को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हरकुलिस आसमान की ओर देखकर अपने पिता ज्यूस से शक्ति मांगता है, जिस पर ज्यूस उसे शक्ति दे देते हैं और हरकुलिस उन शक्तियों की मदद से अपनी जंजीरों को उखाड़ लेता है। यह देखकर एम्ट्रियन और इफिकल्स डर जाते हैं और अपने सैनिकों को हरकुलिस को मारने का कहकर भाग जाते हैं। तब हरकुलिस वहाँ पर मौजूद सभी सैनिकों को बुरी तरह मार गिराता है, जिसके बाद सभी गांव वाले उसको अपना हीरो मान लेते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हरकुलिस अपनी सेना लेकर महल में जाता है। दूसरी तरफ इफिकल्स हीप से शादी करने वाला था, पर हीप शादी से इनकार करते हुए कहती है कि मैं सिर्फ हरकुलिस से प्यार करती हूँ। यहाँ हरकुलिस महल के मेन गेट पर पहुँच गया था, जहाँ राजा के ज़्यादातर सैनिक हरकुलिस की साइड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वह क्रूर राजा को मारकर राज्य में शांति कायम करेंगे। खैर, अब हरकुलिस अपनी सेना लेकर महल के अंदर आ जाता है और एम्ट्रियन से को लड़ने के लिए बुलाता है, जिस पर राजा बाहर आकर हरकुलिस और उसकी सेना को आग के घेरे में घेर लेता है। इसके बाद वह अपने इजिप्ट सैनिकों से उन पर हमला करवाता है। तब हरकुलिस राजा से कहता है कि यह युद्ध हम दोनों के बीच है, इसलिए सैनिकों को मारने के बजाय हम दोनों को लड़ाई होनी चाहिए। साथ ही वह कहता है कि जो इस लड़ाई को जीतेगा वह इस राज्य का राजा बनेगा। लेकिन एम्ट्रियन जानता था कि वह हरकुलिस से लड़कर हार भी सकता है, इसलिए वह हरकुलिस की बात ना मानता है और अपनी सेना को उस पर हमला करवा देता है, जिससे हरकुलिस अपनी तलवार को आसमान की तरफ करता है और भगवान ज्यूस उसकी तलवार को एक शक्ति देते हैं, जिससे वह अपने सभी दुश्मनों को बुरी तरह मार गिराता है। यह देखकर एम्ट्रियन वहाँ से भाग जाता है, जिसे भागता देखकर हरकुलिस भी उसका पीछा करता है और उस पर हमला कर देता है। अब दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है, जिससे राजा हरकुलिस पर हावी होकर उसे मारने लगता है। पर कुछ देर बाद हरकुलिस राजा को बुरी तरह मारता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है। तभी इफिकल्स
आ जाता है, जो हीप के गले पे खंजर रखकर हरकुलिस को राजा को छोड़ने को कहता है। अब क्योंकि हीप जानती थी कि हरकुलिस उसके लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह इफिकल के हाथ में रखे हुए खंजर को अपने सीने में घुसा लेती है। वह खंजर उसकी बॉडी से आर पार होकर इफिकल्स को भी लग जाता है, जिससे इफिकल की भी मौत हो जाती है। इसके बाद हीप को मरता देखकर हरकुलिस बहुत दुखी होता और फिर एम्ट्रियन को उसी चाकू से मारता है जिससे उसकी माँ की हत्या की गई थी। इसके बाद वह हीप के पास जाकर उसे गले लगाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि हीप अभी भी जिंदा है। वह हीप से वादा करता है कि वह कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि हीप हरकुलिस के बेटे को जन्म देती है और वह दोनों बहुत खुश थे। साथ ही हरकुलिस अब ग्रीस का राजा बन चुका था, जिसके लिए वह अपने पिता ज़्यूस को धन्यवाद करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।